हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा वेव्स एंड करंट्स। लास्ट वीडियोस तक हम लोगों ने जाना था डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के ग्लेशियर्स के बारे में। तो अब तक हम लोग तीन टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं: रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर। और इन तीनों के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी कॉमनली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं जो हमारे लैंडफॉर्म्स में बदलाव लाते हैं, इरोजन करते हैं, फिर उन्हें मटेरियल से डिपोजिशन करते हैं। लेकिन ये जितने भी एजेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है? पानी तो है, रनिंग वाटर नदी का पानी, ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे पानी, ग्लेशियर वो भी तो पानी जो है वो बर्फ बन गया है तो अलग अलग फॉर्म में आ रहा है पानी। और अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? वेव्स और करंट्स, यानी कि अब हम समुंदर के पानी का पढ़ेंगे तो उससे कैसे इरोजन और डिपोजिशन आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, हर चीज में क्या है, पानी तो है, तो पानी किस तरीके से बदलाव ला रहा है हमारे लैंडफॉर्म्स में, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम वेव्स और करंट्स के बारे में। तो समुद्र का पानी हम पढ़ेंगे तो वो कहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन लाएगा? तो वो लाएगा हमारे कोस्टल एरियाज में। तो कोस्टल एरियाज हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे इंडिया में, जैसे कि गोवा हो गया, मुंबई हो गया, या फिर इधर विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारे लैंडफॉर्म्स है उनको हम सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम पहले जानेंगे वहां के लैंडफॉर्म्स के बारे में, किस तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं, कैसे हिल्स होती हैं और किस तरीके से वहां पे बदलाव आते हैं, तो वहां की लैंड स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा जो ये है कि वेव्स और करंट्स। तो पहले तो वेव्स और करंट्स का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए, करंट्स का मतलब हो गया हमारा जो पानी मूव कर रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है पानी में, जो मोशन हो रहा है उसको हम करंट्स कहते हैं। और वेव्स का मतलब होता है जो हमारी जो लहर होती है, जो इस तरीके से उठती है ना ऊपर की तरफ फिर ऐसे नीचे गिरती है, समुद्र की लहरें जो होती हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं वेव्स, ठीक है। तो इसलिए वेव्स और करंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप लोग कभी गए हो, अगर समुद्री तट वगैरह आप लोगों ने देखा हो, घूमने गए हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से समुद्र की लहरें आती हैं, टापू पे टकराती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर टकराती हैं, फिर वापस चली जाती है। तो जो वापस कंटिन्यूअसली 24/7 मतलब काम हो रहा है, पूरे साल चलता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? लैंडफॉर्म्स में बदलाव तो देखने को मिलेंगे, इरोजन होगा ना, जब पानी टकराएगा तो वहां पे कहाँ पे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे? हमारे कोस्टल रीजन्स में। और उसी के चलते हुए फिर डिपोजिशन भी देखने को मिलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? तो बेसिकली कोस्टल प्रोसेस आर द मोस्ट डायनेमिक एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो जो कोस्टल रीजन होता है वो सबसे ज्यादा डायनेमिक और डिस्ट्रक्टिव क्यों है? क्यों इतनी जल्दी बदलाव देखने को मिलते हैं वहां पे? अगर हम लोग बात करें, देखिए ग्लेशियर की, या हम लोग रनिंग वाटर या ग्राउंड वाटर की बात करें, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो धीरे 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 हो रहे हैं। जैसे ग्लेशियर था वो धीरे धीरे दिन में सेंटीमीटर मीटर खिसक रहा है, ठीक है ना। नदी है, नदी भी तो बह रही है, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपना काट रही है चीजों को, इरोजन डिपोजिशन कर रही है। लेकिन जो समुंदर है, समुंदर में जो चीजें हो रही हैं वो कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल ये उठ के आता है कि 24 आवर तो सारी चीजें चल रही है, नदी भी 24 आवर बह रही है, लेकिन नदी में अगर आप लोग नोटिस करो, जब बरसात का टाइम पीरियड होता है तब नदी का फ्लो ज्यादा होता है, जब सर्दी आ जाती है तो नदी का फ्लो कम हो जाता है। मैंने बताया था ग्लेशियर वाले टॉपिक में, ठीक है ना। और नदी क्या है? वो पानी है, वो मूव कर रही है अपना। लेकिन अगर समुंदर की बात करो तो समुंदर पे पूरे साल समुंदर की लहरें टकराती रहती है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि नदी तो एक रास्ता बना के बह रही है, ठीक है ना। लेकिन आप सोचो ना, ये एक जगह है जिसपे कॉन्स्टेंटली आपको हिट मिल रहा है, बार बार चीज को 24 आवर एक ही जगह पे आपको बार बार, नदी है, नदी तो मूव कर रही है, लेकिन पानी जो है यहाँ पे समुद्र का वो एक ही जगह पे हिट कर रहा है, आ रहा है, टकरा रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर वापस जा रहा है। नदी में क्या हो रहा है कि चलो नदी में तो फिर फ्लो कम हो जाता है कई बार पानी का, ठीक है ना। तो उसकी वजह से पूरे साल तो नदी उतनी फ्लो में नहीं बहेगी, लेकिन समुद्र का पानी तो कॉन्स्टेंटली 24 आवर 365 डेज एक ही क्वांटिटी में फ्लो कर रहा है ना। तो होता क्या है बेसिकली? तो डिस्ट्रक्शन इसीलिए देखने को मिलता है। तो होता क्या है? तो सम ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट टेक प्लेस वेरी फास्ट। कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो समुद्र में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करूं तो आप लोग देखेंगे कि पानी, अगर आप कभी नोटिस करना कोस्टल एरिया में जाएंगे तो आप सुबह के टाइम देखेंगे फ्लैट सरफेस रहेंगे, और शाम को देखेंगे पानी का फ्लो जो है वो आगे पीछे हो जाता है, तो लैंडफॉर्म्स में बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर आप जैसे पानी का जो कांस्टेंट होता है, जैसे सुनामी देखेंगे आप, तो सुनामी आती है तो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आती है, चीजों को तोड़ देती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें।
उसके अलावा इरोजन इज वन सीजन एंड डिपोजिशन इज अनदर। तो मतलब क्या होता है कि इरोजन और डिपोजिशन हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब कोई कोस्टल एरिया है वहां पे इरोजन देखने को मिलेगा, तो किसी दूसरे कोस्टल एरिया पे वहां पे डिपोजिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि कोस्टल एरियाज भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी बताऊंगा मैं आगे आपको, जिससे मैंने लिखा है हाई रॉकी और लो सेडिमेंट्री, अब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग तरह के कोस्टल एरिया होंगे तो अलग अलग तरह का डिस्ट्रक्शन, इरोजन और डिपोजिशन देखने को मिलेगा। कहीं पे इरोजन ज्यादा होगा, कहीं पे डिपोजिशन ज्यादा होगा। सीजन की वजह से भी वेरी करता है। बरसात के टाइम में समुद्र की जो लहरें होती हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस दौरान अलग तरीके का इरोजन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद वाटर इज थ्रो आउट विद ग्रेट फोर्स ऑन टू द शोर एंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो होता क्या है कि पानी क्या है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। जो फोर्सेस लग रही हैं, जो पानी की जो वेव्स बह रही हैं, जो टकरा रही हैं, वो साइमल्टेनियसली मतलब कंटिन्यूअसली काम कर रही हैं अपना किसके लैंडफॉर्म्स पे। उसके बाद ग्रेट चर्निंग ऑफ सेडिमेंट ऑन द सी बॉटम एंड ड्रास्टिकली अफेक्ट ऑन द कोस्ट। तो होता क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे क्या आता है कि चर्निंग ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि पानी के साथ क्या कितने सारे सेडिमेंट्स हैं जो समुद्र में से सेडिमेंट्स लेकर आ रहा है, छोड़ के जा रहा है, फिर वापस लेकर आ रहा है। फिर ये जो पूरे प्रोसेस में जो होता है, बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं वो टकराते हैं, टूटते हैं और उसके साथ मिलते रहते हैं पानी के साथ। समुद्र में आपने देखा होगा ना कि पानी आता है कितना सारा एकदम बह के आता है, फिर सेडिमेंट्स छोड़ जाता है नीचे, फिर दोबारा आएगा, फिर छोड़ जाएगा, या फिर वापस कई पानी के साथ वापस ले जाएगा। समुद्र जितना खींचता है, मतलब जितना छोड़ता है उतना वापस खींच ले जाता है, फिर छोड़ता है, फिर खींच के ले जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर चलते हुए कितने सारे सेडिमेंट्स घुल जाते हैं। जो अंदर के सेडिमेंट्स निकल के बाहर आते हैं, बाहर के सेडिमेंट्स निकल कर अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चीजों का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली फास्ट देखने को मिलता है बाकी जगहों के मुकाबले। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स की बात करूं, या मैं रनिंग वाटर की बात करूं, या ग्राउंड वाटर की बात करूं, उसके मुकाबले कोस्टल एरिया का जो लैंडफॉर्म्स के जो बदलाव हैं उसमें वो कंसिस्टेंटली साइमल्टेनियसली जल्दी जल्दी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे कि सुनामी कैन कॉज फार रीचिंग चेंजेस। तो अगर सुनामी आप लोगों ने सुना होगा, समुद्र में एक तरह से जो अर्थक्वेक आता है, तो जिससे क्या होता है, पानी का प्रेशर इतना हाई होता है कि अचानक से सुनामी देखने को मिलती है। तो सुनामी आती है, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। पानी पूरा एकदम सिटी तक घुस जाता है, तो बड़े बड़े रॉक डेब्रीज वहां पे आ जाते हैं, तो चीजों को डिस्ट्रक्ट ज्यादा कर देते हैं, तबाही ज्यादा मचाते हैं। तो एक तरह का क्या हो गया, वो तो डिजास्टर हो गया। तो उस तरीके की चीजें ज्यादा देखने को मिलती है समुद्री तट इलाकों में। ठीक है ना। तो वही हम उसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि वेव्स और करंट्स से हमारे किस तरीके से फिर डिपोजिशन और इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ठीक है ना। तो ये तो था जो मैंने आपको बताया वेव्स और करंट्स के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये तो हो गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ कोस्टल रीजन डिपेंड अपॉन। तो जो इरोजन और डिपोजिशन होगा कोस्टल एरियाज में, वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा, किन चीजों में वेरी करेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट है कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर, यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है और जो सी फ्लोर है। हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी थी लास्ट कुछ चैप्टर्स में, जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ वगैरह में। तो जो लैंड और सरफेस एरिया, उसका कन्फिग्रेशन कैसा है, उसका रॉक फॉर्मेशन कैसा है, किस तरीके की रॉक्स बनी। अगर हार्ड रॉक होगी तो वहां पे कैसा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो वहां पे डिस्ट्रक्शन अलग तरह का देखने को मिला था, पढ़ा था ना हम लोगों ने। कि सॉफ्ट रॉक होती है, जैसे लाइमस्टोन होता है तो घुल जाता है। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि वहां का कन्फिग्रेशन कैसा है, वहां का रॉक फॉर्मेशन कैसा है, और उस रॉक से वहां पे सैंड कैसी बनी होता है। तो सी फ्लोर और लैंड दोनों का कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंगली ही, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे इरोजन और डिपोजिशन देखने को मिलता है। क्योंकि पानी हर जगह पे एक जैसा काम तो नहीं करेगा। हार्ड रॉक है तो उसमें इतना जल्दी डिस्ट्रक्शन नहीं लेकर आएगा, सॉफ्ट रॉक है तो जल्दी लेकर आ सकता है, लाइमस्टोन है तो घुल जाता है पानी, उसके साथ डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा कोस्ट इज एमर्जिंग और रिट्रीटिंग। अब ये एमर्जिंग और रिट्रीटिंग जो इसमें ये वर्ड है ना, इसको समझना जरूरी है। एमर्जिंग और रिट्रीटिंग मतलब, यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा, समुंदर का एक तो होता है हमारा कोस्टल रीजन, यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा समुंदर का पानी हो गया, ठीक है, और ये हमारा कोस्टल रीजन हो गया, एकदम फ्लैट सरफेस। पानी आया, इसके ऊपर आराम से चढ़ गया, फिर वापस चला गया, फिर चढ़ा, फिर वापस चला गया। देखा होगा आप लोगों ने, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, या नॉर्मल रियल लाइफ में भी देखा होगा। और इसी के साथ एक आता है हमारा समुंदर तट। तट ऐसा होता है जहां पे हमारे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं। इस तरीके से पानी इसमें से टकराया, फिर वापस आएगा, फिर टकराया, फिर वापस आएगा। तो दोनों लैंडफॉर्म्स में फर्क है ना। तो एमर्जिंग मतलब जब फ्लैट सरफेस है, पानी इस तरीके से आया और ऐसे चढ़ा और वापस चला गया, फिर चढ़ा और फिर चला गया, उसको बोलेंगे हम एमर्जिंग। और रिट्रीटिंग मतलब जब इस तरीके का पहाड़ होगा, टकराएगा, तोड़ेगा, तो इसकी वजह से तो उसको हम बोलते हैं हाई रॉकी, यानी कि बड़े वाले हो गए, और लो सेडिमेंट्री यानी कि लोअर, यानी कि फ्लैट सरफेस वाले हो गए।
तो लो सेडिमेंट्री जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा डिपोजिशनल देखने को मिलते हैं और हाई रॉकी में सबसे ज्यादा हमारा इरोजन देखने को मिलता है। तो अभी जैसे मैंने बताया था ना इसमें कि इरोजन और डिपोजिशन अलग अलग जगह पे वेरी करेगा, वो इसी की वजह से वेरी करेगा कि अगर हमारा मतलब हाई सरफेस होगा यानी कि हाई रॉकी वाला एरिया होगा, मतलब ये पहाड़ है और इधर ऐसे आके समुद्र टकरा के वापस चला जाएगा तो यहाँ पे हमारे इरोजन ज्यादा देखने को मिलेंगे। और फ्लैट सरफेस होगा, पानी आएगा ऐसे चढ़ेगा तो यहाँ पे हमारे डिपोजिशन ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो वो कैसे होंगे क्या होंगे तो एक एक करके अब हम समझेंगे, और इसी पे पहले एक वीडियो बनाऊंगा। पहले हाई रॉकी पे हम पढ़ेंगे, फिर हाई सेट, फिर लो सेडिमेंट्री पे, इसी के रिगार्डिंग वीडियो होगी जो हम अगली वीडियो में देखेंगे और फिर अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से कोस्टल रीजन्स में डिपोजिशन और इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमारे बनते हैं। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको वेव्स और करंट का एक ब्रॉड मतलब इंट्रोडक्शन दिया और बताया किस तरीके से करंट और वेव्स काम करेंगे, कैसे हमारे डिपोजिशन और इरोजनल लैंडफॉर्म्स डिपेंड और वेरी करते हैं। तो अब हम अच्छे से समझेंगे अगले टॉपिक से हमारा हाई रॉकी के बारे में, हाई रॉकी सरफेस के बारे में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं, कोई भी एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, आप अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।